हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेगिरी गार्डन्स। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर जो है बायोलॉजी का भी लाइए, तो आज हमने ग्रुप में भी डाला था। तो एक लोग बोले हैं कि इनको जो है पहले अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसी से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग जब वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही मतलब कि अच्छा, मतलब अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो हम लोग बहुत, क्योंकि चूँकि आपको पास उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग एक एक चैप्टर को कोशिश करेंगे कि जितना भी बायोलॉजी को है डेली का डेली जो है आप लोग से करवा दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है जितना भी आपके चैप्टर है 16-17 चैप्टर, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि जो है BCEC में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो है स्पेशली जो है BCEC के लिए होगा। ठीक है, जो जल्दी में मतलब कि पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन को मैं इसमें डील करूँगा। ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर इन्हीं चैप्टर से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे, तब जा करके आप देखिएगा कि आप अपना टिक कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो पाता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसके स्टार्ट करेंगे, और इसके जो है आप पूरा का पूरा देखिएगा, तो हम लोग जो शुरू से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले कुछ इनके बारे में जो है कैथेराइन एसाव है, उसके बारे में थोड़ा सा जीवनी जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में की दृष्टि से क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि है जो कैथराइन जो एसाव है, उन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने प्रारंभिक में बताया था कि कर्ली टाइप वायरस, ठीक है, क्या होते हैं कर्ली टाइप वायरस। कर्ली टाइप वायरस जो होते हैं वो किसमें, आहार चालन में। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। आहार चालन मतलब जो जब हम किसी का क्या करते हैं, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आहार चालन। तो उसमें ठीक है, आहार चालन या फ्लोएम ऊतक के द्वारा। और आहार चालन किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, तो हमारा फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो कर्ली टाइप जो वायरस होते हैं प्लांट में, वो किससे फैलते हैं, तो वो ऊतक फ्लोएम ऊतक के द्वारा या आहार चालन के द्वारा क्या होते हैं कि फैलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखने वाला बात है। उसके बाद दूसरा बात है, याद रखने वाला क्या चीज़ है इसमें, कि सन 1928 में क्या हुआ था, कैथेराइन एसावी ने एक एनाटोमी ऑफ सीड प्लांट्स, इसको आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, कि एनाटोमी ऑफ सीड प्लांट्स, इसका एक बुक का नाम है, क्या है वो, एनाटोमी ऑफ सीड प्लांट्स। ठीक है, बीज पादपों का शरीर, प्रकाशित हुई थी। इसे क्या कहता है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इसको भी आपको याद रखना होगा। इस किताब को क्या कहा जाता है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा जाता है इसे। और उसे क्या किसका दर्जा दिया गया है, तो इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इसको इस बुक को किसका दर्जा दिया गया है, जो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स है। ठीक है, इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा जाता है, और इसे इंसाइक्लोपीडिया का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इधर भी कुछ है, लेकिन इधर उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। मैंने इसको पहले ही अब अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये मेरा अध्याय 5 है। अध्याय 5 में हम लोग पुष्पी पादपों के आकार की चर्चा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल, तना, पत्ती, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसके बारे में, मूल के बारे में। तो सबसे पहले आप हैं, मूल मतलब होता क्या है, मूल मतलब होता है जड़। ठीक है, तो मूल का आप सबसे पहले भाग देख लें। ठीक है, कि मूल का कौन कौन सा क्षेत्र होता है। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक जड़ है। ठीक है, तो ये एक जड़ है, इसको ये जड़ है, इसका भाग में क्या होता है, ये मूल गोप इसको कहते हैं। ये क्या करता है कि जब पौधे मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो इसके जो है बहुत सारा क्या होता है चीज़ों से, जो भी फिजिकल हो गया, उसके बाद जो सारा बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा वायरस होता है, तो ठीक है, तो उससे क्या करता है कि ये जड़ की रक्षा करता है। उसके बाद जो होता है कि उसके थोड़ा सा ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको काली काली संरचना दिख रही, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र। मतलब यहीं से क्या होता है कि सेल जो होता है, जो कोशिकाएं होती है, विभाजन करके और ये सारा क्षेत्र को क्या करती है, बनाती है। इसका बोलते हैं दीर्घीकरण का क्षेत्र। यहाँ से कोशिका विभाजन होता है और ये वाला बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दीर्घीकरण का क्षेत्र। उसके बाद क्या होता है, ये वाला पूरा भाग जब परिपक्व हो जाता है, उसके बाद इसमें ये रूपांतरित हो जाता है। इसमें से छोटे छोटे रेशे निकलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल रोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पता होगा कि एक तना के बारे में आपको जनरली आइडिया मिल गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अब शुरू से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए,
अधिकांश जो मैंने अंडरलाइन किया है क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया क्वेश्चन क्या बनेंगे, यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो अधिकांश और हम लोग जल्दी कवर करने का कोशिश करें, ठीक है। तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है कि मूलांकीर लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, ठीक है। प्राथमिक मूल किस में बनते हैं, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे में। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्राथमिक मूल जो है कि लंबे होते हैं, ठीक है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादप में मूलांकुर के लंबे होने से क्या बनते हैं, प्राथमिक मूल बनती है। तो प्राथमिक मूल किस में बनते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में बनते हैं जो मिट्टी में उगते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें पार्श्वीय मूल होते हैं जिन्हें द्वितीयक मूल, इसको उसके बाद जाना जरूरी है, ठीक है। ये आप जानते हैं द्विबीजपत्रों में क्या होते हैं कि प्राथमिक मूल बनते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं कि लंबे होते हैं। उसके बाद है प्राथमिक मूल तथा इनकी शाखाएं मिलकर मूसला तंत्र बनाती है, ठीक है। एक तो हो गया आपका प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं, एक जो हो गया यहाँ से यहाँ जो जा रहा था, ठीक है, धीरे धीरे, ये तो हो गया आपका प्राथमिक मूल, ठीक है। मान लीजिए इसको जड़ मानते हैं, ये प्राथमिक मूल, और इधर इधर जो साइड साइड से निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इसकी शाखाएं, ठीक है। तो प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर क्या बोलते हैं, मूसला मूल तंत्र बनाती है। तो इसको क्या बनाती है, मूसला मूल तंत्र। इसका उदाहरण क्या है, सरसों का पौधा, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, तो सरसों का पौधा। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि द्विबीजपत्री में जो है मूसला तंत्र, मूसला मूल तंत्र, आपसे पूछ दिया जाए कि मूसला मूल तंत्र का उदाहरण कौन है या मूसला जड़ का उदाहरण क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सरसों का पौधा, ठीक है। उसके बाद दिया है आपकी, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बारे में यहाँ में देखें कि एक बीजरी और उसके बाद कह रहा है कि एक बीजपत्री, ये तो द्विबीजपत्री की बात है। और एक बीजपत्री में क्या कहता है, प्राथमिक मूल आती है लेकिन बहुत अल्पायु होती है, मतलब कम समय के लिए आती है, मतलब कुछ देर में क्या होती है, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है प्राथमिक मूल, और उसके बाद से क्या होते हैं, बहुत सारा वहाँ से जड़ निकल जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक मूल आप मान लेते हैं कि धान हो गया, ठीक है, तो धान का यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर यहीं से क्या होंगे, बहुत सारी क्या होंगी, जड़ें निकलेगी, ठीक है। इसमें कोई भी एक प्राथमिक मूल नहीं होता है। उसमें क्या था कि एक यहाँ से यहाँ तक ले प्राथमिक मूल बना रहा था, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। तो उसमें क्या था, द्विबीजपत्री में यहाँ से एक मूल था और यहीं से निकल रही थी, ठीक है। लेकिन एक बीजपत्री में क्या होती है कि प्राथमिक मूल कुछ समय के लिए आती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसके क्या होते हैं कि साइड साइड से शाखाएं निकलती। इस प्रकार से एक ही जगह से क्या होती है, बहुत सारा जड़ निकलना स्टार्ट कर देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, एक ही स्थान पर मूल आती है। तो ये होती है हमारा द्विबीजपत्री में, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए लिखा है, ये मूल तने के आधार से निकलती है, यहाँ पर मूल तना रहेगा और इसी के आधार से सारा जड़ निकलेगी, ठीक है। ये होता है हमारा एक बीजपत्री में, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लोग, और इन्हें झखड़ा जड़ कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, झखड़ा मूल तंत्र कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि झखड़ा मूल तंत्र किस में बनता है, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, ठीक है। तो आपको आंसर क्या होगा कि झखड़ा जो मूल तंत्र बनता है वो एक बीजपत्री में बनता है, और मूसला मूल तंत्र किस में बनता है, तो वो द्विबीजपत्री में बनता है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके एक उदाहरण पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए जो है कि मूसला मूल तंत्र का उदाहरण क्या होगा। तो आपको बताना होगा कि मूसला मूल तंत्र का उदाहरण क्या होगा, झखड़ा मूल तंत्र का उदाहरण क्या होगा। तो एक बीजपत्री में जैसे आप मान, यहाँ पे आपका उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, गेहूँ और धान जो है एक बीजपत्री में ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, झखड़ा मूल तंत्र होगा। कुछ पौधे जैसे घास, बरगद में मूल जो है, मूल मतलब क्या होता है, मूल मतलब जड़ होता है, ठीक है। और मूलांकुर मतलब कि जड़ जहाँ से निकलता है, ठीक है। और फिर मूलांकुर जो बड़ा होता है, मूल जो जड़ बड़ा होता है उसी को बोलते हैं क्या, मूलांकुर। मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें जड़ क्या होता है कि बीज के जगह बीज से ना बन करके किसी अन्य स्थान से निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, बीज से ना निकल के उसको किसी अन्य भाग से निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। और इसका उदाहरण क्या क्या है, देख लीजिए यहाँ पर घास, बरगद, और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, घास और बरगद। थोड़ा सा आप लोग को बड़े कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो गया घास, हो गया, उसके बाद बरगद हो गया, ठीक है। ये इसमें कौन कौन सी जड़ें निकलती है, तो इसमें जो है आपका
अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इसमें कौन सी जड़ें निकलती है? इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मूल तंत्र का प्रमुख कार्य जानते हैं कि मिट्टी से जो है पानी उनी लेना, खनिज लवण लेना है, जड़ का यही काम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मूल के क्षेत्र। मूल के क्षेत्र में आपको बताया कि मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें यहाँ पे देखिए, जैसे कि मूल गोप जो सबसे नीचे में रहता है, मैंने समझा दिया। उसके बाद मेरी मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र मैंने समझा दिया, ठीक है। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग बताए थे, थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपकी जो है यहाँ पे दिखाया गया अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल में क्या होता है कि जड़ के नहीं, ये डंठल है आपका पूरा, ठीक है, ये तना है और इसी के नीचे से क्या हो रही, ये सारी जड़ें जो निकल रही थी, इसको हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक मूल। और उसका आप लोगों ने उदाहरण देखा, क्या था? बरगद था, बरगद था और क्या क्या था? बरगद और घास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्य तना है, मुख्य मूल मतलब मुख्य तना है और इसी के साइड साइड से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी जड़ें होंगी? ये होंगी आपका मूसला जड़ें, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्रकार का एक बीजपत्री का पौधा है, जैसे घास का पौधा, और यहाँ से बहुत सारे निकल गया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तंतुक मूल बोल सकते हैं, यहाँ पर लोग झखड़ा जड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं, ठीक है। यही परिपक्वन का क्षेत्र था जो मैंने आपको समझाया कि मूल गोप क्या होता है, पहले ही समझा दिया। उसके बाद मूल रोम क्या होते हैं, दृढ़ीकरण का क्षेत्र क्या होता है, मेरी पीठी। यहाँ से ज़्यादातर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ करके ही चलते, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझ लिए। उसके बाद चलते हैं कि ऐसे कौन से अभिलक्षण है जो तने और जड़ को मतलब कि अलग करता है, ठीक है। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि कौन तना है कौन जड़ है? तो सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि जो मिट्टी से ऊपर है वो तना है और जो नीचे है वो क्या है? जड़ है। लेकिन इसमें देखिए आपका क्या लिखा गया है कि तना में क्या होती है? गांठ होती है, ठीक है। तना में क्या होता है? गांठ होता है। लेकिन आप जड़ में देखिएगा, जड़ में कहीं पर गांठ नहीं बनती है, ठीक है। गांठ तथा पेरियां होती है। हम लोग समझेंगे कि पेरियां क्या है और गांठ क्या है, ठीक है। इधर आपका दिया होगा, तो इसमें नहीं चलिए लिखा हुआ, लेकिन हम समझा देते हैं कि इसमें क्या होता है, गांठ क्या होता है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है ये क्या है, इसको गांठ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर गांठ का निर्माण होता है, लेकिन जड़ में इस प्रकार का कहीं गांठ का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अभिलक्षण है जो जो तना तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं। तो वो कौन कौन सा अभिलक्षण है? पेरियां और गांठ, ये दोनों क्या करते हैं? तना तथा जड़ में विभेद स्थापित करते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग आगे। उसके बाद है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें उतना कुछ ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनेगा नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग शिरा विन्यास। शिरा विन्यास क्या होता है? शिरा विन्यास हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक होता है जालिकावत शिरा विन्यास और एक होता है समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। तो जैसे कि आपने बरगद के पेड़ देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, पत्ता जो है इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, और एक मेन बीच में जाएगा और इधर से पूरा जो है कि निकला हुआ रहेगा, फिर इससे भी कुछ जो है निकले हुए रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जब निकले हुए रहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम पूरा जाल जैसी संरचना बना लेगा तो उसको बोलते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। और समानांतर शिरा विन्यास, जैसे आप केला का पत्ता देख लेंगे, तो केला का पत्ता में किस प्रकार आता है कि केला का पत्ता जो है ऐसे गया सीधे, और सीधे सीधे ऐसे 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 निकल गया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो है, और एक इधर ऐसे ऐसे निकल गया, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इसमें से किसी प्रकार का जो है इधर इधर ये जो अभी हम कर रहे हैं, उसमें से जो क्या होता है, शिरा विन्यास नहीं आता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि जालिकावत शिरा विन्यास किस में मिलता है? तो जालिकावत शिरा विन्यास हम लोग को मिलता है द्विबीजपत्री पौधा में, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जालिकावत जो शिरा विन्यास हमको मिलता है, किसमें मिलता है? द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है, ठीक है। और समानांतर शिरा विन्यास, ओहो, और जो है हमारा समानांतर शिरा विन्यास किसमें मिलता है, ठीक है। ये हमारा समानांतर शिरा विन्यास। तो समानांतर शिरा विन्यास हमको क्या मिलता है?
एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। तो यही से आपसे क्वेश्चन बनना कि जालिकाबद्ध शिरा विन्यास किस में रहता है, एक बीजपत्री में कि द्विबीजपत्री में। तो आपको यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। समानांतर किस में रहता है, एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार में हम लोग उतना नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है बहुत ही कम है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, थोड़ा सा पर्ण विन्यास। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास का मतलब क्या है कि पत्ते का विन्यास किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पर्ण विन्यास बोलते हैं। पर्ण विन्यास देखते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो पर्ण विन्यास किस प्रकार का हो सकता है, तो पर्ण विन्यास देखिए एकांतर हो सकता है, 3 भाग में बांटा गया। प्राय से कितने भाग, 3 प्रकार का क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो पर्ण विन्यास जो है 3 प्रकार का होता है। एकांतर होता है, सम्मुख होता है और चक्करदार होता है। चलिए हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे कि एकांतर क्या कैसे होता है और सम्मुख कैसे होता है, चक्करदार कैसे। और मुख्य रूप से आपको यहाँ एग्जाम्पल ध्यान देना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एकांतर का एग्जाम्पल क्या होगा, सम्मुख का एग्जाम्पल क्या होगा, और जो है आपका चक्करदार का एग्जाम्पल क्या होगा। मुख्य रूप से आपका क्या है इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एकांतर का समझिए, एकांतर क्या क्या होगा, एकांतर का देख लीजिए आप। एक इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, इधर है। मतलब कहीं दोनों आपस में मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसमें देखिए तो एक जस्ट इधर है और एक जस्ट इसके इधर है, ठीक है। यहाँ आपस में क्या एक ही जगह से दोनों निकल रहे हैं, ठीक है। तो जब एक ही जगह से दोनों निकल रहे हैं तो इसको बोलते हैं सम्मुख, ठीक है। जब एक ही जगह से दोनों निकलेंगे तो इसको बोल देंगे सम्मुख। और जब अलग अलग जगह से दोनों निकलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर बोलते हैं, ठीक है। और एक ही जगह से, ठीक है, एक ही जगह से चारों साइड मतलब चक्कर के जैसा हम लोग, ठीक है। तो एक ही जगह से चारों साइड में निकलेंगे तो उसको बोलते हैं चक्करदार, ठीक है। तो सम्मुख पर्ण विन्यास का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, अमरूद। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सम्मुख पर्ण विन्यास किस में होता है, अमरूद में। उसके बाद जो एकांतर शिरा विन्यास किस में होता है, गुड़हल में। उसके बाद चक्करदार किस में होता है, तो चंपा में। यहाँ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप भी देखिए कुछ क्या है एकांतर प्रकार कहते हैं इसमें तो एकांतर का यहाँ पर देखिए आपको कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं एकांतर का। एकांतर का आपका देखिए जैसे दिया हुआ है आपका गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी, इस सब में कैसे होते हैं, एकांतर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सम्मुख का उदाहरण क्या क्या दिया हुआ, इसका उदाहरण है अमरूद। एक है कैलोट्रोपी जिसको ऑक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ याद रख सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अमरूद। अमरूद में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होती है, तो सम्मुख होती है, ठीक है। और उसके बाद चक्करदार, चक्करदार अभी जैसे हम लोग चंपा, ठीक है। या उसके बाद एक और है आपका डेविल ट्री, ठीक है। डेविल ट्री या एल्स्टोनिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो पर्ण विन्यास में क्या होता है, डेविल ट्री में चक्करदार होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का पुष्पकर्म, ठीक है। तो पुष्पकर्म किस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो वृद्धि करने के आधार पर जो है पुष्पकर्म को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है ससीमाछी, एक होता है असीमाछी, और एक होता है ससीमाछी, ठीक है। पुष्पकर्म को कितने भागों में बांटा गया है, वृद्धि करने के आधार पर तो 2 भागों में, असीमाछी और ससीमाछी। यहाँ से भी आपको पूछ सकता है कि पुष्पकर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, असीमाछी और ससीमाछी, ठीक है। असीमाछी प्रकार के पुष्पकर्म के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है। मान लीजिए कोई यहाँ पे फूल निकला, ठीक है, पुष्पकर्म में मान लीजिए पुष्पकर्म जा रहा है, इसमें यहाँ से पुष्प लगेंगे, तो ये क्या होगा, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा। ये क्या होगा, ये रुकेगा नहीं, ये वृद्धि करते जाएगा। फिर इधर फूल आएंगे, फिर इधर इधर जो फूल आएंगे, फिर इधर फूल आएंगे, फिर और ये वृद्धि करते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, ये वृद्धि करते असीमाछी, मतलब जो रुकेगा नहीं, जो वृद्धि सतत वृद्धि करते जाए उसको बोलते हैं असीमाछी, ठीक है। सतत वृद्धि होती रहती है, ठीक है, फूल के पास में आगे। और उसमें तो फूल जो है किस क्रम में लगे रहते हैं, तो अग्राभिसारी क्रम में रहते हैं। अग्राभिसारी मतलब पहले यहाँ लगेगा, फिर जो यहाँ लगेगा, फिर जो आगे बढ़ते जाएगा, तो अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असीमाछी प्रकार के पुष्पकर्म में जो है कि पुष्पकर्म किस प्रकार से लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अग्राभिसारी, तलाभिसारी, तो किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
जैसे असीमासी का देख सकते हैं कि पहले जो पुराना फूल है कहाँ रहेगा, इसमें ये पुराना फूल भी पूछ सकते हैं, पुराना फूल कहाँ रहेगा, तो पुराना फूल यहाँ पे नीचे रहेंगे, सब सारा का सारा देख सकते हैं पुराना फूल नीचे, और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं और इधर इधर से क्या रहे हैं सारे पुष्प निकलते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं ससीमाछी में। ठीक है, असीमाछी तो हो गया, उसके बाद ससीमाछी। ससीमाछी में क्या होता है कि वृद्धि सीमित होती है। वृद्धि क्या होगा कि पुष्प है, आप गया यहाँ पे एक पुष्प निकल गया, फिर इधर से निकलेगा, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। ठीक है, तो आगे अब नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे पुष्प निकल गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ससीमाछी पुष्कर में प्रमुख अक्ष शीर्ष पर फूल आते हैं। शीर्ष पर क्या आ जाता है, इसमें फूल आ जाता है। ठीक है, ससीमाछी में याद रखेंगे शीर्ष पर क्या आता है, फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, सीमित वृद्धि होती है, लेकिन असीमाछी में असीमित वृद्धि होती है, सतत वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो इस लोगों को इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फूल तालाब ही सारी इसमें लगता है। ठीक है, जो ससीमाछी होता है उसमें फूल कहाँ लगते हैं, तालाबी सारी में लगते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र हम लोग कहाँ देख सकते हैं, इसका चित्र हम लोग देख सकते हैं 5.8 में, तालाबी सारी। ठीक है, तो इसमें कहते हैं एक पुष्प यहाँ आ गया, फिर अब इधर से आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके बाद पहले यहाँ आया, फिर अब नीचे आएगा। ठीक है, पहले ऊपर में आते हैं, ठीक है, फिर नीचे में आते हैं, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये, इस प्रकार से जो ससीमाछी पुष्पकर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अब चलते हैं हम लोग पुष्प। ठीक है, तो पुष्प में क्या क्या होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, पुरुम और जाइंग होता है, ये आप लोग पता है। तो इसमें पुष्प में क्या होता है, मुख्य रूप से कितना भाग होते हैं, पुष्प में 4 भाग होता है। ठीक है, चलिए तो उसके लिए हम लोग अब देख लेते हैं पुष्प में कितना भाग होता है, 4 भाग होते हैं। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायंग। तो इसमें क्या होता है, जो कैलिक्स और कोरोला जो होता है क्या होता है कि सहायक अंग होते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। ठीक है, जबकि पुमंग और जायंग क्या होता है, लैंगिक अंग है। ठीक है, एक है जायंग और दूसरा है पुमंग, ये दोनों क्या होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, और बाकी जो दोनों है कैलिक्स और कोरोला वो सहायक अंग होते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि सहायक अंग कौन कौन है या फिर लैंगिक अंग कौन कौन है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे एक आपका जो है अब बाद में याद रखने वाला है कि प्याज। प्याज में क्या होता है कि कैलिक्स कोरोला में कोई अंतर ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिदल पुंज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है कैलिक्स क्या होता है, कोरोला होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बना करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ पे जो है आप कैलिक्स और कोरोला को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है नीचे वाला जो पार्ट जो हरा हरा दिख रहा है, ठीक है, ये जो हरा हरा यहाँ से दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, और जो आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो फ्लावर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोला, और इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग, और यहाँ से यहाँ तक जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि कैलिक्स, कोरोला और पुमंग और जायांग ये होते हैं। ठीक है, पुमंग में ही क्या बनता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैलिक्स, कोरोला और पुमंग और जायंग क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि प्याज में क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्याज में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, परिदल पुंज बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है उभयलिंगी, और ठीक है, और है एक आप एक लिंगी। ठीक है, इस एक लिंगी किसको बोलते हैं और उभयलिंगी किसको बोलते हैं, जब क्या होता है पुंकेसर तथा फूल में क्या होता है, पुंकेसर तथा पुमंग। ठीक है, दोनों दोनों ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि मादा भाग और नर भाग जब दोनों एक ही पौधे पर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं या उभयलिंगी भी बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन जब या तो नर भाग हो पुष्प एक ही पार्ट में, एक ही मतलब कि पौधा पर, ठीक है, या फिर उसमें नर हो या फिर उसमें मादा भाग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा इससे ऐसे उतना क्वेश्चन आने का संभावना है नहीं, फिर भी थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, इस यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि त्रिज्या सममिति। ठीक है, एक होता है त्रिज्या सममिति और एक व्यास सममिति। ठीक होता है नियमित और द्विपार्श्व। ठीक है, और और
द्विपार्श्व, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है तब उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या सममित कहते हैं। जब कोई भी फूल है, ठीक है, उसको दो बराबर भाग में हम लोग आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई फूल है, और जब दो बराबर भागों में यहाँ से काटे तो दोनों टाइप से क्या समान आधा आधा बट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित कहेंगे, ठीक है। और इसका उदाहरण आपको मेन रूप से तो इसका क्या रखना है, आपको उदाहरण याद रखता है, ठीक है। त्रिज्या सममित का उदाहरण क्या क्या है, सरसों, धतूरा और मिर्च है। लेकिन जब फूल को केवल एक ही विशेष, मान लीजिए कि यहाँ जिस प्रकार से छोड़ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ एक बता दिए, मान लीजिए कि सिर्फ इसको एक क्या होता है त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित में आप यहाँ से काटें या फिर यहाँ से काटें या फिर यहाँ से काटें, कहीं से भी काटेंगे तो वो दो बराबर भाग में ही बटेगा, ठीक है। लेकिन एक सममित विन्यास में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही जगह से काटने, आपको सिर्फ यहाँ से काटने पर ही दो बराबर भागों में बटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सममित विन्यास बोल देंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सममित विन्यास बोलते हैं, ठीक है। और एक सममित विन्यास का आपका उदाहरण क्या है, इसका है मटर है, गुलमोहर है, सेम है और केसी आदि है, इन सभी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, एक सममित विन्यास, ठीक है। और कोई ऐसा फूल जिसको काटने पर क्या आधा आधा भाग में बटे ही ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असममित बोलते हैं या फिर अनियमित बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, असममित या अनियमित बोलेंगे, जैसे कि कैना, ठीक है। तो असममित या अनियमित का उदाहरण क्या हो जाएगा, कैना, इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है अधोजायांगता, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लें, ठीक है। इसमें क्या है कि अधोजायांगता, जायंग में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि अधोजायांगता किसको, अधोजायांगता मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अधोजायांगता का मतलब है कि इसमें से क्या होता है कि जो अंडाशय रहेगा, ठीक है, जो हमारा अंडाशय रहेगा वो कहाँ रहेगा, ऊंचा ऊंचा स्थान पर रहेगा, ठीक है। आगे आपको समझाएंगे। तो इसमें अधोजायांगता मतलब जो अंडाशय रहेगा वो ऊंचे स्थान पर रहेगा और बाकी जितने भी उसके सहायक होंगे वो नीचे रहेंगे, ठीक है। और इसका आप लोग उदाहरण, अधोजायांगता का उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपका सरसों, गुड़हल, बैगन, ये सारे सारे किस प्रकार के हैं, तो अधोजायांगता के हैं, ठीक है। उसके बाद परिजायांगता, परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है, अंडाशय कहाँ रहेगा, इसमें मध्य में रहेगा, ठीक है। लेकिन अधोजायांगता में क्या रहेगा, सर्वोच्च स्थान पर रहेगा, ठीक है। जायंग कहाँ रहेगा, जायंग सर्वोच्च स्थान पर रहेगा, ठीक है। तो अधोजायांगता में क्या रहेगा, जायंग जो है सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहेगा, ठीक है। लेकिन परिजायांगता में अंडाशय कहाँ रहेगा, परिजायांगता में अंडाशय मध्य में स्थित रहेगा, ठीक है। और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित है, इसको हम देखेंगे नीचे चित्र में, ठीक है। ये लगभग समान ऊंचाई के होते हैं अथवा इसमें अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसके समान उदाहरण आपको परिजायांगता का समान उदाहरण रखना है, ठीक है। इसके होगा गुलाब, ठीक है, प्लम, प्लम एक प्रकार का फ्रूट है, गुलाब, आड़ू, ठीक है, इसके क्या है उदाहरण है। और एक है आपका अधोजायांगता हो गया और परिजायांगता हो गया अधिजायांगता। अधिजायांगता में क्या होता है, अधिजायांगता में पुष्पासन किनारे किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, ठीक है। पुष्पासन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और अंडाशय क्या है पूरी तरह घेर लेगा, तो इसे संलग्न होते हैं, उसका अन्य इसका आप लोग अधिजायांगता का उदाहरण याद रखें, सूरजमुखी, अरपुष्पक, अमरूद, ठीक है, घिया, दो को आप रखते हैं, अमरूद और सूरजमुखी को याद रखें, इसका क्या होता है, अधिजायांगता होता है। अब दो हम लोग देखेंगे कि अधोजायांगता क्या होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका एक पूरा क्या हो गया, ये आपका पूरा फूल है, ये जो है आपका ये आपका क्या है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है और ये जायांग है, ये क्या है, इसको बोलते हैं जायांग, और ये वाला क्या है, ये पुमंग है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। तो अंडाशय देख रहे कहाँ है, सबसे ऊपर में, यहाँ पर क्या है, अंडाशय सबसे ऊपर में, तो इसको बोल देंगे अधोजायांगता। और उसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आप लोग देखिए कि इसमें जो है आधा नीचे धंसा हुआ है और आधा कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे परिजायांगता, ठीक है। आधा आधा कहाँ है, आधा नीचे और आधा ऊपर है, तो इसको बोलेंगे परिजायांगता। और बाकी बात कहाँ है, ये सब जो भी है आपका पुमंग हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, वो सब कहाँ है,
ऊपर है तो इसको बोलेंगे परिजायंगता, ठीक है। उसके बाद इसको जो है अधोजाय, इसको बोलते हैं अधिजायंगता। अधिजायंगता में क्या है, अंडाशय पूरा नीचे आ गया, अधिजायंगता में अंडाशय पूरा नीचे आ गया, कोलिक्स कोरोला और जायंग पुमंग जो है ऊपर आ गया, तो इसको बोलते हैं अधिजायंगता। आप इसको याद रखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कैलिक्स कोरोला सब वहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ठीक है। ये वाला आपका पुमंग हो गया, ये वाला आपका जायांग हो गया, ठीक है। ये वाला आपका जो रंगीन है वो कोरोला हो गया, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पत्ती के जैसा रहता है उसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। पत्ती के जैसा रहता है, हरा रहता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और पुष्पवृंत जो डंठल हमारा बनता है, ये वाला क्या हो गया, पुष्पवृंत हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नीचे, जल्दी से हम लोग ख़त्म कर दें इसको, ये सब पढ़ना आपको नहीं है उतना। उसके बाद आते हैं फल, क्या है फल, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो देखिए। तो उसके बाद है कि फल क्या है, तो फल परिपक्व अंडाशय है, ठीक है। फल क्या है, तो परिपक्व अंडाशय है। यदि फल बिना निषेचन के बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं, अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक। ये आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं, ठीक है। आगे आपका ड्रूप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रूप में क्या होता है, ड्रूप का बात किया गया यहाँ पे कि आम नारियल के फल को क्या कहते हैं, आम और नारियल किस प्रकार के हैं, अस्थिलीय, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रूप। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आम तथा नारियल क्या है, अस्थिल फल है और ड्रूप है, ठीक है। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं, इनमें एक बीज होता है, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा नहीं लगता, इसमें क्या होता है एक बीज रहता है, बस इतना याद रखिए, बस हो गया खत्म। आम में फल भीति, बाएं फल भीति गुद्देदार था, खाने योग्य भाग, इसमें आपको यह रखना है कि खाने योग्य भाग क्या होता है, मध्य फल भीति होता है, ठीक है। जो भी ड्रूप प्रकार के फल होते हैं या स्थिल फल, उसमें खाने वाला भाग क्या होता है, तो मध्य फल भीति होता है, ठीक है। तथा भीतरी भाग क्या होता है, भीतरी भाग पथरीली होती है, भीतरी भाग कैसा होता है, पथरीली होता है। अंतः फल भीति क्या होता है ड्रूप में, मतलब पथरीली होती है, ठीक है। इसे आठी, जिसको आठी बोलते हैं, ठीक है। नारियल में मध्य फल भीति कैसी होती है, तंतुमय, नारियल में कैसी होती है, तंतुमय होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से स्पष्ट कर दिया गया है, जो छिलका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य फल भीति, ठीक है। जो गुद्देदार होता है जिसको हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मध्य फल भीति। और ये आठी को क्या बोलते हैं, बीज। और आठी के ऊपर ऊपर में जो स्टोन लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो आठी को घेरे हुए रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंतःफल भीति, ठीक है। तो नारियल किस प्रकार का फल है, तो नारियल नट नहीं है, नारियल क्या है, ड्रूप है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो बता रहे थे, थोड़ा उसको यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बीजपत्री की बाहरी परत को क्या कहते हैं, बीजावरण कहते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग, बीजपत्री के बाहर बीज की बाहरी परत को क्या कहते हैं, बीजावरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बीज है, ठीक है, तो इसका जो बाहर का जो परत होगा, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जो ढके हुए रहेगा बीज को, उसको बीजावरण बोल देंगे। बीजावरण की दो सतहें होती है, ठीक है। बीजावरण की कितना सतह होती है, दो सतहें होती है। बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, बीज चोल। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, बीज चोल। और भीतरी सतह को क्या कहते हैं, टेगमेंट कहते हैं, टेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और फिर प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है, ठीक है। अब नाभिका किसके कहते हैं, ठीक है, नाभिका देख लीजिए आपको किसको कहते हैं, तो यहाँ पे अच्छा से दिखाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ये जो ऐसे गया है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक छिद्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर ऊपर में लगा है सारा का जो लाइनिंग है, काला वाला देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजावरण बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से क्वेश्चन उतना ज़्यादा बनेगा नहीं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर, ठीक है, ये नाभिका हो गया, उसके ऊपर क्या होता है कि एक छिद्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है। बस हो गया खत्म। बीज पत्रों में अब आपसे पूछ सकता है कि जो बीज रहते हैं उसमें भोजन कहाँ संचित रहता है, ठीक है। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है।
तो भोज्य पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो बीज पत्रों में संचित रहता है। बीज पत्र किसको बोलते हैं? अब मान लीजिए एक बीज लिए, ठीक है, चना का, उसको अलग करेंगे तो एक आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मूलांकुर, यहीं से क्या होता है? इससे हमारा जड़ निकलेगा और इससे हमारा क्या निकलेगा? प्रांकुर। प्रांकुर क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रांकुर से क्या निकलता है? तना किससे निकलता है? तो प्रांकुर से निकलता है। जड़ किससे निकलता है? तो मूलांकुर से निकलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है भोजन कहाँ संचित रहता है? तो आप लोग जानते हैं भोजन जो है बीज पत्र में संचित रहता है। ठीक है, अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी भाग को पत्तीदार भाग प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है। भोजन संग्रह करने वाला ऊतक कौन है? तो भ्रूणपोष है। ठीक है, भ्रूणपोष क्या है? भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है। ठीक है, जो निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। उसके वाले चलिए देखते हैं, अब ख़त्म ही हो गया है, ज़्यादा नहीं है बचा हुआ है, बस थोड़ा सा अब है ही नहीं, बस एक लाइन यहाँ पे पढ़ाएंगे, उसके बाद एक लाइन यहाँ है, उसके बाद बस यहाँ है, उसके बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि चना हो गया, ठीक है, सेम हो गया, मटर हो गया, में भ्रूणपोष कैसा होता है? पतला होता है। में भ्रूणपोष कैसा होता है? पतला होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अभ्रूणपोषी बोलते हैं। ठीक है, जबकि अरंडी में, ठीक है, अरंडी में क्या होता है? गुद्देदार होता है, तो गुद्देदार जिसका होता है वो क्या उसको बोलते हैं? उसको भ्रूणपोषी बोलते हैं। तो अभ्रूणपोषी बीज कौन सा आपसे पूछ दिया जाएगा? ठीक है, कि अभ्रूणपोषी बीज का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? चना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री बीज जो होता है क्या होता है? वो भ्रूणपोषी होता है, लेकिन उसमें कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्किड, ऑर्किड के पौधा में क्या होता है कि भ्रूणपोषी नहीं होता। ऑर्किड का जो सीड होता है, बीज होता है, वो भ्रूणपोषी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो ऑर्किड क्या है? एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं, सॉरी, बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन ऑर्किड में क्या होता है? भ्रूणपोषी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह से अलग होती है, हम लोग जिसको क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर। हम लोग देखेंगे नीचे एल्यूरोन लेयर क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी आपको ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है? भ्रूणपोष है, और ये एक प्रोटीन की सतह से अलग होता है, और ये आप देख रहे हैं कटा 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 कटा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो ये वाला क्या है? एल्यूरोन लेयर है। ठीक है, और जो सबसे इधर है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजावरण बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजावरण बोलेंगे, और इसके नीचे जो अभी लाइन किए हैं उसको बोलेंगे एल्यूरोन लेयर। ठीक है, उसके बाद अब ज़्यादा नहीं जानना है आप लोग। उसके बाद सोलनेसी, सोलनेसी को क्या कहते हैं? आलू कुल भी कहते हैं, बस इतना याद रखना है, सोलनेसी को आलू कुल कहते हैं। खत्म। उसके बाद सारांश में क्या है? थोड़ा सा फिर वही थोड़ा सा दोहरा दिया गया। ठीक है, सामान्यतः द्विबीजपत्रों में कैसा होता है? मूसला जड़ होता है, लेकिन एक बीजपत्री में कैसा जड़ होता है? झखड़ा जड़ होता है। बात खत्म। उसके बाद इतना ही क्वेश्चन, इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो होगा इसका शायद अगला चैप्टर लाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जितना भी पेड़ पौधे से संबंधित है उसको हम लोग क्या करेंगे? ख़त्म कर लेंगे। कहने का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग जो है तैयारी कर लेंगे क्योंकि कल जो हम लोग क्वेश्चन इसी से बनाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग को हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वीडियो को पूरा देखें, बीच से छोड़ करके नहीं जाएं। ठीक, क्योंकि यदि आप बीच से छोड़ करके जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आप क्या हो सकते हैं? छूट हो सकते हैं। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। ठीक है,
तो वीडियो को पूरा नहीं देखें। आप लोगों को लगता है कि वीडियो बहुत धीरे चल रहा है तो आप 2 गुना पर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।